अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद हबीब अमीन है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पिछली वीडियो में आपको स्टार्ट करवाया था थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई जब फर्स्ट लाइन फेल हो जाती है, सेकंड लाइन फेल हो जाती है तो और तब थर्ड लाइन का नंबर आता है, अब वो उसके ऊपर अटैक करे। तो बेसिकली होता है ये कि जब सेकंड लाइन स्टार्ट करती है अपना काम करना तो उसी वक्त से ये सिग्नल भी भेज चुकी होती है थर्ड लाइन को कि भाई आप एक्टिवेट हो जाओ, हमला हो चुका है। और फिर उसके बाद थर्ड लाइन एक्टिवेट होती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, एंटीजन का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई थी। फिर उसके बाद मैंने समझाया था कि लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में बताया था, और इनकी मैच्योरेशन के बारे में बताया था। और फिर उसके बाद आपको मैक्रोफेज का रोल बताया था कि रोल ऑफ मैक्रोफेज इन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के मैक्रोफेज किस तरीके से काम करता है, कि मैक्रोफेज जो है रिप्रेजेंट कैसे करता है, और फिर मैक्रोफेज जो है इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। और आज की क्लास में जो है ना हम पढ़ेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को। और आपको पता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए जो हमारे पास जो सेल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टी सेल्स। सही है, टी सेल्स क्या होते हैं, क्या इनका ओरिजिन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं। बोन मैरो में प्रोड्यूस होने के बाद जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होने के बाद बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और फिर उसके बाद जो भी न्यूली फॉर्म टी सेल होता है वो माइग्रेट कर जाता है थाइमस ग्लैंड में। सही है, बोन मैरो से सीधा थाइमस ग्लैंड में चले जाएंगे। सही है, थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद इनकी मैच्योरेशन होगी। मैच्योरेशन होने के बाद देखिए भाई, मैच्योरेशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, और ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। यानी यहाँ से आया था टी सेल और थाइमस में आने के बाद ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। और ये क्या मतलब होता है इसकी मैच्योरेशन का, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इम्यूनो कॉम्पिटेंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें बताई थी। और फिर उसके बाद इसके ज़रिए से जो है रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो सेल मीडिएटेड रिस्पांस होता है, बिकॉज़ ये इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है। और रिज़ल्ट में क्या होता है, रिज़ल्ट में साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है हमारे इन्फेक्टेड सेल को, कैंसरस सेल को ख़त्म करता है, इन्फेक्टेड सेल्स को, और कैंसरस सेल को ख़त्म करता है। और रिज़ल्ट में एज अ रिज़ल्ट होता है क्या, इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। तो ये चीज़ें ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब ज़रा हम देखते हैं कि सबसे पहली जो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बात होती है ना यहाँ पे, वो ये है कि टी सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है। टी सेल की एक्टिवेशन लास्ट टाइम आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मैक्रोफेज जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर in activation of T cells and how it is done। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही अटैक होता है हम यहाँ पर ज़रा इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखें जी, जैसे ही लेट सपोज के दिस वन इज़ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और ये है हमारा मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज इसके पास आया, सही है, मैक्रोफेज इसके पास आया, इसको इनगल्फ करेगा। इनगल्फ करने के बाद जो है इसकी स्लाइसेस करवा देगा। सही है, लाइसेस करवाया। किस तरह से इनगल्फमेंट होती है, फैगोसाइटोसिस किस तरह से होती है, ये पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है। अच्छा, फिर उसके बाद बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होता है MHC कॉम्प्लेक्स। सही है, MHC कॉम्प्लेक्स बेसिकली एक प्रोटीन है। MHC यानी इसको हम कहते हैं मेजर हिस्टो compatibility कॉम्प्लेक्स। अच्छा, क्योंकि इसको जो है क्या कहते हैं, पहले इसको HLA कहा जाता था, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट। तो उसके बाद जो है अब इसके बाद जो है अब इसको MHC कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसको डिस्कवर जो है कहाँ से किया गया था, इसकी डिस्कवरी हुई थी ल्यूकोसाइट से। सही है, सॉरी HLC नहीं, HLA
ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी ल्यूकोसाइट से, फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये बॉडी में मौजूद तमाम न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होता है। सही है, बॉडी में मौजूद तमाम न्यूक्लिएटेड सेल में मौजूद होता है। इसका मतलब है अनन्यूक्लिएटेड सेल में नहीं होगा, यानी आरबीसी में नहीं होता। सही है, आरबीसीज में नहीं होता। इसकी 2 क्लासेस हैं, एमएचसी की 2 क्लासेस हैं, एक है क्लास 1, सही है, और एक है क्लास 2। क्लास 2 जो है बॉडी में मौजूद तमाम न्यूक्लिएटेड सेल में होता है आरबीसीज के अलावा, और जो क्लास 1 है, ये मैक्रोफेजेस में होती है। सही है, मैक्रोफेजेस में होता है और बी सेल में होता है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखना है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये था मैक्रोफेज जिसने इनगल्फ किया, और फिर उसके बाद ये एमएचसी जो है ये ईआर से बना था, ईआर ने इसको सिंथेसाइज़ किया था। ये एमएचसी जो है इसके साथ बाइंड कर जाता है, और ये एमएचसी इसके सेल सरफेस के ऊपर हो जाता है रिप्रेजेंट। सही है, ये इसके सरफेस के ऊपर हो गया है रिप्रेजेंट। अच्छा दी, अब क्या होगा, फॉर दैट रीज़न वाई ये हमारे पास जो मैक्रोफेजेज है हम इसको एपीसीज कहते हैं, यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। APCs यानी दीज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और रिजल्ट में ये एक केमिकल रिलीज करता है। दिस केमिकल इज़ नोन एज इंटरल्यूकिन 1। बहुत बार जिक्र किया है इस चीज़ का। तो इंटरल्यूकिन 1 क्या करता है, इंटरल्यूकिन 1 करते ये है कि ये जो है टी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर एक्टिवेशन। सही है, एक्टिवेशन के लिए टी सेल को अट्रैक्ट करते हैं। अब टी सेल आएगा इनके पास, टी सेल आएगा तो यहाँ पे जो टी सेल आएगा ना, इससे बाइंड करेगा, वो होगा हेल्पर टी सेल। वो होगा, ये है हेल्पर टी सेल। टी सेल की डिफरेंट टाइप्स है, मैं आपको ज़रा समझाऊंगा। सही है, ये है कौन सा सेल है, ये है हेल्पर टी सेल। अच्छा, अब इस हेल्पर टी सेल के अंदर जो है ना, बेसिकली यहाँ पर इस हेल्पर टी सेल के अंदर जो है रिसेप्टर मौजूद होता है। सही है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इसका अपना रिसेप्टर मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक रिसेप्टर। सही है। अच्छा, अब ये इसके साथ बाइंड कर गया। अब एक चीज़ यहाँ पे कि जब ये इसके साथ बाइंड कर जाता है तो ये इसको कर लेता है रिकॉग्नाइज। सही है, इसने क्या किया, रिकॉग्नाइज। जब इसने बाइंड किया है इसके साथ, क्योंकि जो इसके साथ बाइंड हो पाता है, जिसका यानी जिसका रिसेप्टर इसके साथ मैच करता है, वही इसके साथ बाइंड होगा। जब इसके साथ बाइंड हो पाता है तो क्या होता है, तो जब ये इसको रिकॉग्नाइज, ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रिकॉग्निशन का। ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है रिकॉग्निशन का। सही है, ये हमारे पास रिकॉग्निशन का प्रोसेस कहलाता है। नाउ अब उसके बाद जो है, इसके बाद होता है ये है कि यहाँ से क्या रिलीज़ होता है, आपको पता है, यहाँ से इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ होगा। सही है, यहाँ से 2 काम होते हैं। एक काम तो ये होता है कि भाई ये क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेगा, IL-2। ये IL-2 का काम क्या होता है, एक काम तो ये होता है कि बी सेल की एक्टिवेशन करवाएगा दूसरी तरफ, यानी इसका मतलब है हेल्पर टी सेल ही क्या करेगा, बी सेल की एक्टिवेशन करवा देगा। दूसरा काम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की डिवीज़न करवा देगा। सही है, यानी इसने बाइंड कर लिया ना, ये हेल्पर टी सेल था, इस हेल्पर टी सेल ने क्या किया, बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद अभी ये इसको पहचान गया है। जब ये इसको पहचान गया है तो उसको पता है, आपको पता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अंदर भी एंटीजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो बेसिकली ये उन तमाम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करवा देगा, उस तमाम टी सेल्स की एक्टिवेशन करवा देगा। ये कौन से टी सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक हैं। सही है, ये कौन से, साइटोटॉक्सिक। उन तमाम टी सेल्स की एक्टिवेशन करवाएगा जो इस रिसेप्टर के साथ मैच करेंगे। सही है, यानी इस कौन सा टी, देखो यहाँ पे हज़ारों टी सेल्स होंगे, बहुत सारे टी सेल्स होंगे, लेकिन ये हेल्पर टी सेल पहचानता है। तो हेल्पर टी सेल ने रिकॉग्निशन करने के बाद, रिकॉग्निशन के बाद उसी टी सेल को एक्टिवेट करेगा जिसका रिसेप्टर इसके साथ मैच कर रहा होगा, जिसका रिसेप्टर जो है इसके साथ मैच कर रहा होगा, वही वाला टी सेल जो एक्टिवेट होगा, क्योंकि वही इसको पहचान पाएगा, बाकी नहीं पहचान पाएंगे।
तो ये जो एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है ना कि भाई कौन सा टी सेल एक्टिवेट होगा, कौन सा टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन, सही है, ये हो गई क्लोनल सिलेक्शन। अच्छा, दूसरी तरफ बी सेल एक्टिवेट हो गया, बी सेल अपना काम करेगा, बी सेल की एक्टिविटी हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, अब ये टी सेल, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये बार बार इसको सिग्नल भेजता रहेगा और ये जो है डिवाइड होता रहेगा, डिवीज़न होती रहेगी, यानी डिवीज़न होती रहेगी। ये टी सेल जो है तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाएगा हमारे पास क्लोनिंग का। सही है, क्लोनिंग का प्रोसेस कहलाएगा। अब बात ये है कि ये आपको समझ में आ गई ना कि ये एक्टिवेशन कैसे हो गई, ये एक्टिवेशन हो चुकी है। अब बात ये है कि ये टी सेल काम कैसे करेगा। सही है, अब ये टी सेल किस तरीके से काम करेगा, हमने ज़रा ये देखना है यहाँ पे, किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, ये ज़रा सीखना है यहाँ पे। अब लेट सपोज़ कि ये हमारे पास सेल था, ये हमारे पास आ गया। अरे यार, एक तो सर्कल मुझसे कभी भी पहली दफ़ा में अच्छा सर्कल नहीं बनता। अरे हाँ, ये हम एक काम करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इन्फेक्टेड सेल। सही है। अच्छा, अब आपको पता है ना, मैंने बताया था कि इन्फेक्टेड सेल है ये इन्फेक्टेड सेल। अच्छा, अब इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर क्या मौजूद है, इस इन्फेक्टेड सेल के अंदर यानी पैथोजन मौजूद है। सही है, पैथोजन मौजूद है। अच्छा, अब आपको पता है ना कि हर इन्फेक्टेड सेल के अंदर एमएचसी मौजूद होता है, तो इसके भी ईआर से क्या रिलीज़ होगा, एमएचसी रिलीज़ होगा। इसके भी ईआर से एमएचसी रिलीज़ होगा और वो क्या करेगा, उन एंटीजन के साथ बाइंड ज़रूर करेगा, क्योंकि इन्फेक्टेड सेल के अंदर भी लाइसोसोम होता है। अब वो उसको कहीं ना कहीं उसकी लाइसिस करवा ही रहा होगा, लेकिन क्योंकि इन्फेक्टेड सेल था, हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके अंदर पैथोजन इन्वेड कर चुका है, तो ये क्या करेगा, अब ये एमएचसी कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से, यानी जो इसको ये ख़ुद मार पाया उसके एंटीजन को ये क्या करेगा, अपने एमएचसी कॉम्प्लेक्स पे रिप्रेजेंट कर देगा। आपको पता है कि किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होती है। सही है, नो वेरी वेल कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है कि ईआर से जो है एमएचसी कॉम्प्लेक्स बनता है और एमएचसी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो है वो फिर एंटीजन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। सही है। अच्छा, अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल बनता हुआ आ रहा है, धड़ाधड़ डिवीज़न होती जा रही है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है इसको अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद जो है, यानी इस तक पहुँचेगा। पहुँचने के बाद ये है साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसके अंदर क्या मौजूद था, इसका रिसेप्टर मौजूद था। अब ये रिसेप्टर जो है ना इसके साथ बाइंड कर जाएगा। अच्छा, अब जब ये इसके साथ, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल सेल्स भी थे, सही है, नॉर्मल सेल्स जो थे उसके अंदर ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, जिसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर ये सिग्नल, जिसके अंदर ये झंडा लगा हुआ है कि भाई यहाँ पर जंग चल रही है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है ये उसी को के पास जाएगा। जाने के बाद क्या करेगा, अब जब ये चला गया उसके बाद उससे जाकर बाइंड कर चुका है, जब ये बाइंड कर चुका है ना, तो अब क्या होगा, अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई देखो ये इन्फेक्टेड सेल था, ये इसके साथ बाइंडिंग हो चुकी थी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। सही है, ये इसकी बाइंडिंग हो चुकी थी। अच्छा, अब ये इसकी बाइंडिंग हुई भी थी और फिर उसके बाद जो है इसने इसको रिप्रेजेंट भी किया हुआ था। और अब क्या होगा, अब ज़रा यहाँ पे समझना है आपने। देखो भाई, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से यानी हमारे पास जो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, इनके पास सर्टेन केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये सर्टेन केमिकल्स क्या करते हैं, जैसे कि इनमें मौजूद है परफोरेंस। सही है, परफोरेंस जो मैंने फंक्शन बताया था इनके सेल्स का, बिल्कुल ही उसी तरह से काम करते हैं, जैसे कि परफोरेंस। सही है,
परफॉरेंस, ये परफॉरेंस जाएंगे, ये परफॉरेंस क्या करेगा, इस इन्फेक्टेड सेल में एक होल पंच कर देगा। सही है, इन्फेक्टेड सेल में होल पंच कर देगा। अब इस होल के ज़रिए से देखो ये परफोरेंस भी अंदर जाएंगे और इसी के साथ साथ इससे इसी साइटोटॉक्सिक टी सेल से परफोरेंस के अलावा कुछ साइटोटॉक्सिन्स भी रिलीज़ होंगे, साइटोटॉक्सिन्स। तो ये परफोरेंस और ये साइटोटॉक्सिन्स जो अंदर गए हैं, ये क्या करेंगे, जो अंदर जो पैथोजन होगा, परफोरेंस उनमें जाके भी एक पोर पंच कर देगा। सही है, उनमें जाके भी एक पोर बना देगा। तो अब ये जो साइटोटॉक्सिन अंदर गया है, यानी ये परफोरिन क्या करता है, प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, ये इसमें पोर पंच कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो साइटोटॉक्सिन अंदर गया है, ये बैक्टीरिया यानी पैथोजन के क्या करेगा, पैथोजन के डीएनए की लाइसिस करवा देगा। सही है, पैथोजन के डीएनए की ब्रेकडाउन करवा देगा। सही है, ये डीएनए को डिस्ट्रॉय डीएनए, यानी इसने क्या किया, इसका डीएनए भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, अब उसका डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, प्रोटीन बन हो गया, तो ख़त्म होगा ही होगा। लेकिन आपको पता है यहाँ से जो है उसकी लाइसिस हो जाएगी बैक्टीरिया के अंदर ही, लेकिन यहाँ से कुछ एपोप्टोसिस फैक्टर्स भी आएंगे, जैसे ग्रेंजाइम्स हैं। तो वो क्या करेंगे, वो इस सेल को भी नहीं छोड़ेंगे, वो इस इन्फेक्टेड सेल को भी नहीं छोड़ेंगे, वो इस इन्फेक्टेड सेल की भी करवा देंगे लाइसिस। अच्छा, अब आपको पता है परफोरेंस भी अंदर गए हुए हैं, तो होल पंच होने की वजह से ऑब्वियसली इस सेल के अंदर भी क्या होगा, इस सेल के अंदर भी होल प्रोड्यूस हो जाएगा। जब इस सेल के अंदर होल प्रोड्यूस होगा तो ये जो हमारे पास एक राउंड सा अच्छा भला सेल नज़र आ रहा था, सही है, अब इसमें से क्या होगा, ये बस्ट होना शुरू हो जाएगा, इसमें से मटेरियल बाहर आना शुरू हो जाएगा, इसकी लाइसिस होना शुरू हो जाएगी। अब ये लाइस हो जाएगा, यानी इन्फेक्टेड सेल, बैक्टीरिया तो गया, लेकिन उस बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे पास हमारा इन्फेक्टेड सेल भी चला गया। तो इस तरीके से जो है ना, ये हमारे पास एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो भाई अब जब पूरा एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ये पूरा जो है, ये पूरा मैकेनिज़्म, यानी जब रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है, अब बैक्टीरिया की किलिंग हो जाती है, इन्फेक्टेड सेल को ख़त्म कर दिया जाता है, तो एक और सेल है that is called suppressor टी सेल्स। सही है, ये सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, ये हेल्पर टी सेल्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू हेल्पर टी सेल्स, और उसके साथ बाइंड करने की वजह से उसकी वो क्या करता है, वो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल की डिवीज़न करवा रहा था, ये उसको रोक देते हैं, stops division of cytotoxic T cells। अच्छा, और जो रिमेनिंग टी सेल्स होते हैं वो फिर मेमोरी टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेमोरी टी सेल्स। अब मेमोरी टी सेल्स का काम क्या होता है, मेमोरी टी सेल्स में आपको पता है कि ये जो है ये साल तक, इवन के डिकेड्स तक जो है ज़िंदा रह सकते हैं, बहुत अरसे तक ज़िंदा रह सकते हैं। और ये फिर अगर कभी इन फ्यूचर अगर कभी वही पैथोजन वापस आएगा तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अब ये इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, रिकॉग्निशन और ये क्लोनल सिलेक्शन, और ये डायरेक्टली उसको किल करेगा। तो इसकी वजह से सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो हमेशा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स। एक और चीज़ बता दूं जो गिवन मौजूद है, देखो भाई यहाँ पर हमने जो है ना टी सेल्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। टी सेल्स की दो टाइप्स हैं बेसिकली, एक है हमारे पास जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, कहाँ गया, टी लिम्फोसाइट्स है, उसकी दो टाइप्स हैं, टी लिम्फो साइट्स, एक को हम कहते हैं CD4 और एक को हम कहते हैं CD8। सही है, जो CD4 है हमारे पास, जो CD4 है हम इसको हेल्पर टी सेल कहते हैं, और CD8 जो है ये हमारे पास साइटोटॉक्सिक है,
और सप्रेसर है, सप्रेसर भी इसी के अंदर आता है। सही है। अच्छा भाई, ये सी डी का मतलब क्या होता है? सी बेसिकली इन टी सेल्स के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज़ अ मार्कर प्रोटीन्स जो कि इसके अंदर दे हैव अ मार्क, जो कि इसके अंदर मार्कर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्चुअली मार्क करते हैं इसको कि भाई ये जो है बाकी के सेल से डिफरेंट है। बेसिकली इस ये नहीं यूँ समझो कि रिसेप्टर प्रोटीन्स हैं, डिफरेंशिएटिंग प्रोटीन्स है। इस सी का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब ये एक बहुत लंबी डिबेट होगी, बहुत लंबी बहस हो जाएगी कि भाई ये क्लस्टर डिफरेंशिएशन क्यों कह रहे हैं, सी डी, अच्छा 4 के बाद सीधा 8 क्यों आ रहा है। सही है, इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात है प्रोटीन की, लेकिन खैर वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। सही है, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की बात, यहाँ तक का टॉपिक अब तक समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह आगे की कहानी जो है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। सही है, ताकि वो जब तक आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना, इसके नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच, मेरी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।